हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हमारा चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड वी ऑलरेडी लर्न 7 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूल्स। टुडे विल स्टार्ट विद सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि सुपीरियर्स के पास सारी अथॉरिटीज़ होती हैं कि क्या चीज़ कैसे डिसाइड करना। अथॉरिटी सिर्फ डिसीजंस सिर्फ कौन लेगा? सुपीरियर लेगा। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम अथॉरिटीज़ को डेलीगेट कर देते हैं अदर लेवल्स पे भी। तो फ्योल के हिसाब से बिजनेस में ना तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। मतलब कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज तो कौन डिसाइड करेगा? जो मेन डिसीजंस होते हैं वो तो डिसाइड किए जाएंगे सुपीरियर्स के थ्रू। जबकि डिपार्टमेंट के जो डिसीजंस होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल कितना लाना है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, कब देनी है, या उन्हें लीव्स अप्रूव करनी है या नहीं करनी, ये जो है ये वो मिडिल लेवल के जो मैनेजमेंट होता है वो ले लेगा, क्योंकि हर चीज़ हम लोग सुपीरियर के पास लेके नहीं जा सकते। तो बिजनेस के जो मेन इफेक्टिव डिसीजंस होते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव हो गया, पॉलिसीज हो गया, या ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए अगर कोई नई ब्रांच खोल रहे हो, तो दिस सो इंपॉर्टेंट डिसीजंस, तो दैट शुड बी टेकन बाय द सुपीरियर्स। ऑन द अदर हैंड, जो किसी पर्टिकुलर वर्क से रिलेटेड है या पोजिशन से रिलेटेड है या किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, छोटे छोटे डिसीजंस वो सबॉर्डिनेट्स क्या करेंगे? अपने आप टैकल करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब होता है कि अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन एक फॉर्मलाइज्ड वे में होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी बिजनेस में यार किसी से भी बात करने चला गया। फ्योल ये कहता था कि कम्युनिकेशन का एक इफेक्टिव वो होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए। उसका कहना था कि इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे। कैसे? ताकि कोई मिसकन्फ्यूजन ना हो। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस ग्राफ। ये पोजीशंस है, दिस इज द हायर पोजीशन एंड ये लोएस्ट पोजीशन है, इसी फ्लो में जा रही है, सेम एज दिस। तो अकॉर्डिंग टू फ्योल उन्होंने क्या बोला था कि जैसे बी को अगर कुछ कम्युनिकेट करना है, ही कैन कम्युनिकेट विथ ए और ही कैन कम्युनिकेट विथ सी। वो सिर्फ अपने ही जो जस्ट उनके ऊपर सुपीरियर है सिर्फ उनसे बात कर सकता है, या फिर अपने लेवल के बराबर वाले लोगों से। जैसे बी के सेम प्रोजेक्ट पे या सेम पोजीशन पे काम कर रहा है एल, तो ही कैन कम्युनिकेट विथ हिम एज वेल। लेकिन ऐसा नहीं है कि ए डायरेक्टली एफ के पास जा रहा है या एफ डायरेक्टली ए के पास जा रहा है। जिस तरीके से स्कूल्स के अंदर भी या ऑफिस के अंदर भी मैनेजमेंट होता है, तो मैनेजमेंट को चेन बाय चेन चलना पड़ेगा। अथॉरिटीज एंड कम्युनिकेशन का फ्लो जो रहेगा वो टॉप टू बॉटम रहेगा। सबसे ज़्यादा अथॉरिटीज के पास है, देन इसके पास, देन इसके पास, देन इसके पास, देन इसके पास, है ना? ऐसे ही कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है। गैंग प्लान क्या है? ये एक एक्सेप्शन है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी a person can directly contact with the higher authority, but only in case of emergency, उसके अलावा नहीं। नेक्स्ट हमारा है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू फ्योल मैनेजमेंट को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी उनके पास रिसोर्सेस हैं, फिर चाहे वो मटेरियल रिसोर्स हो या ह्यूमन रिसोर्स हो, वो हमेशा अपनी जगह पे रहें। सही चीज़ सही जगह पे रहनी चाहिए। अगर कोई चीज़ मिसमैनेज होगी तो डेली की डेली उसको सही करने में टाइम लगेगा। मशीनें कहाँ रहनी चाहिए, या कोई भी और इक्विपमेंट है उसका राइट प्लेस क्या है, तो एवरीथिंग शुड बी देयर प्लेस्ड एट राइट। हमेशा हर चीज़ क्या हो, जो जगह के लिए अपॉइंट की गई हो वो हमेशा वहीं मिलनी चाहिए। ठीक है। तो मैनेजमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स राइट प्लेस। उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि हर किसी की एक करेक्ट जगह है और हर चीज़ अपनी जगह पे है, ताकि अगर हमें कभी कोई चीज़ चाहिए हो तो हम डायरेक्टली उस जगह पे जाए, वहाँ से उठा लें। उससे होगा क्या? जो अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है चीज़ों को अरेंज करने में रोज रोज, वो नहीं होगा। इक्विटी का मतलब होता है अ मैनेजर शुड बी ट्रीट ऑल द सबऑर्डिनेट्स एज फेयरली एज पॉसिबल। वो कभी भी ये ना करे कि किसी के साथ पार्शलिटी हो रही है, वो हर किसी को इक्वल या इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज दे। उनको उनकी काबिलियत के बेसिस पे देखा जाए, ना कि किसी और चीज़ के ऊपर। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल्स। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ स्टेबिलिटी ऑफ tenure of the employees so that they can work continues effectively efficiently both। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो जॉब प्रोफाइल होता है दैट शुड बी सिक्योर्ड, स्टेबल होना चाहिए। दोनों फ़ायदे हैं, एक तो एम्प्लॉय को भी जॉब सिक्योरिटी रहेगी, एज वेल एज अगर कोई एम्प्लॉय एक जगह काफ़ी लंबे टाइम तक काम करता है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट पे करता है। हमारा ट्रेनिंग पे बार बार पैसा खर्च नहीं होगा। इनिशिएटिव। Employees in the organization must be given opportunity in making and executing plan। छोटे छोटे लेवल पे मैनेजमेंट को बाकी लोगों को भी क्या करना चाहिए?
इनिशिएट करने का मौका देना चाहिए कि वो अपने प्लान्स बनाए और उन्हें एग्जीक्यूट करे। तो वो नॉर्मली क्या होने चाहिए, इनिशिएटिव होने चाहिए बाय नेचर। नेक्स्ट एंड लास्ट, एस्पिरेट द कॉर्प्स। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी अ टीम वर्क। मैनेजमेंट को ये स्पिरिट लानी चाहिए कि कोऑर्डिनेशन से या कोऑपरेशन से काम होगा और कोई भी ये नहीं बोलेगा कि एक अकेला बंदा कर लेगा। वी रिप्लेस द वर्ड आई विद वी, कि मैं नहीं हम कर लेंगे। आई विल डू इट, नो वी विल डू इट, राइट। तो एस्पिरेट द कॉर्प्स का मतलब उसको टीम स्पिरिट पैदा करनी चाहिए मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज़ के बीच में। सो दीज आर दी 14 प्रिंसिपल्स बाय फ्योल। नेक्स्ट हमारे थे टेलर। तो टेलर ने भी मैनेजमेंट के कुछ टेक्निक भी बताई थी और कुछ प्रिंसिपल्स भी बताए थे, राइट। तो अब हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं, बट उससे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट जिसके नाम से हम टेलर के प्रिंसिपल्स को जानते हैं, उनके बेसिक फीचर्स क्या थे। सिस्टमैटिक अप्रोच। Scientific management is a systematic approach to managers and it assures that all activities are completed in a systematic and scientific manner. ये क्या बताते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं उनका एक प्रॉपर वे है और एक साइंटिफिक वे में वो चीज़ की जाएगी मैनेजमेंट की। ब्रिंग कंप्लीट मेंटल चेंज। इनका मेन काम जो होता है दैट इज़ मेंटल रिवॉल्यूशन। ये हर किसी के सोचने का तरीका बदलता है कि हाउ वी प्रोड्यूस बेटर प्रोटेक्शन और हम टारगेट को और ज़्यादा अच्छे से कैसे अचीव कर सकते हैं। Discards traditional management. This approach of scientific management completely discards traditional management. It call for the discarding of old techniques and adoption of new and modern technique. ये क्या कहते हैं कि जो पुरानी टेक्निक्स हैं उन्हें कम्प्लीटली डिसएग्री करते हैं और इनका कहना है कि नई जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के रूल्स हैं, नई जो टेक्निक्स हैं, हमें उसको अडॉप्ट करना चाहिए बिकॉज मार्केट भी उस अकॉर्डिंगली चेंज हुआ है। रिक्वायर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स। इसके अंदर रूल्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं एंड यूज़ भी ज़्यादा इफेक्टिवली लेना होता है। इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। इससे वर्कर्स की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा इंक्रीज होती है बिकॉज दे फॉलो सम पैटर्न जो बार बार वो लोग यूज़ में ले रहे हैं, तो उससे उनका इफेक्टिवनेस पे इफेक्ट पड़ेगा। देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। So this principle says that we should not get stuck a set routine with the old technique of doing work. हमें किसी काम को करने के लिए बाउंडेड नहीं होना चाहिए, हमें एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए कि हम बार बार एक्सपेरिमेंट्स करते रहें, न्यू टेक्निक्स डेवलप करें। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब मतलब लकीर के फ़कीर होके नहीं रहना, ठीक है। प्रिंसिपल्स मस्ट बी चेंज, रूटीन मस्ट बी चेंज अकॉर्डिंग टू दी एटमोसफेयर। आप एक्सपेरिमेंट करते रहो जिससे काम ज़्यादा ईजी सिंपल वे में और जल्दी हो। Harmony not discord. The principle says there should be complete harmony between the management and workers. ये मेंटल रिवॉल्यूशन वाले पॉइंट को टिक कर लेना। वन वर्ड में कई बार आ जाता है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए हमेशा। मैनेजमेंट शुड शेयर गेन्स ऑफ द प्रॉफिट इफ एनी विद द वर्कर। अगर वर्कर की वजह से वो प्रॉफिट हो रहा है तो मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, वो प्रॉफिट उसका शेयर करे। एंड वर्कर should work hard and be willing to embrace change for the good of other company. And worker को भी ज़्यादा काम करना चाहिए ताकि कंपनी जो है वो ज़्यादा अच्छा अर्न करे। Cooperation not individualism. All the activities which is done by the people वो एक म्यूचुअल कोऑपरेशन से चलनी चाहिए। हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पूरा ना करके जॉइंटली काम करें ताकि कॉपरेट होकर काम करेंगे तो बिजनेस का जो भी गोल है वो ईजिली और जल्दी अचीव हो पाएगा। Development of each and every person to his or her greatest efficiency. This principle is concerned with efficiency of employee which could be built in right from the process of employee selection. वर्क जो है वो उनकी सुटेबल कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली डिवाइड करो कि जो जिस काम में अच्छा है, जो जिस काम में सुपीरियर है, उसे वो काम दिया जाए ताकि वर्क से हम ये अश्योर हो जाए कि ज़्यादा पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी या ज़्यादा एफिशिएंसी वर्क में निकल के आएगी। तो ये हमारे थे टेलर के 4 प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो हमने फ्योल के 14 प्रिंसिपल पढ़े एंड टेलर के 4 हमने प्रिंसिपल्स पढ़े। कुछ टेलर की टेक्निक्स है जो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप यहाँ तक के नोट्स बनाइए and send it to the group and we'll solve the problems if any in our live session. Thank you.